Kimle umbaliwa? تتبعك ازاي تفكر؟ الترسبات ما تتفق.
जी उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, टेस्ट की बात आप कर रहे थे। असल में टेस्ट संडे को ही सोचा था, लेकिन उसमें मसला थोड़ा सा ये आ रहा है कि अल्ताफ साहब ने कुछ लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए थे और वो अब उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो वो कह रहे थे मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें रिट्रीव करूं। अगर तो उनसे रिट्रीव हो जाते हैं तो वो मैं आपको शेयर करूं। और उन्होंने जो चीज़ें मतलब मैंने जो कुछ अस्सलाम जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, टेस्ट की बात आप कर रहे थे। असल में टेस्ट संडे को ही सोचा था, लेकिन उसमें मसला थोड़ा सा ये आ रहा है कि अल्ताफ साहब ने कुछ लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हुए थे और वो अब उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। तो वो कह रहे थे मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें रिट्रीव करूं। अगर तो वो उनसे रिट्रीव हो जाते हैं तो वो मैं आपको शेयर करूं। और उन्होंने जो चीज़ें मतलब मैंने जो उस लेक्चर में चीज़ें करवाई थी वो भी टेस्ट का हिस्सा बनाऊं। अगर वो नहीं होते तो फिर देखते हैं। तो कल तक मैं देखता हूँ। अगर तो रिट्रीव हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर ऑलरेडी जो लेक्चर्स मेरे हुए हैं उनका मैं आपको शेयर कर दूंगा, वही 3 दिन के लिए एक्सेस। संडे को हमने सोचा है कि टेस्ट रख लें, लेकिन मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको और आगे करें। चलें देखते हैं उसको। बस मेन मकसद ये है कि आप जो है ना वो अ, पढ़ते रहें और ग्रैंड टेस्ट के लिए अच्छे से तैयार रहें। मेरा वैसे यही प्लान था कि ग्रैंड टेस्ट तो एक रखना ही रखना है। उसके अलावा भी एक क्वेश्चन या तो हम ये कर सकते थे कि ग्रैंड टेस्ट के बाद जो आपकी गलतियां हैं वो आपको पता चलेंगी, तो आप उनको इम्प्रूव करने के लिए एक और टेस्ट दें। ठीक है। और अगर बाद में नहीं तो पहले टेस्ट दे दें। तो एक टेस्ट तो फिर हमें रखना है, क्योंकि देखते हैं इस संडे को चांसेस नहीं है कि इस संडे को हम रखें। और कल रात या परसों सुबह तक मैं आपके साथ वो सारे लेक्चर शेयर कर लूँ। वो सारे लेक्चर्स आप देख लें और फिर हम टेस्ट लें। आपको बता दूंगा इंशाल्लाह कल नहीं परसों तक इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा अभी इज्तिहाद का टॉपिक है जो हम आज करेंगे। और ये सोर्सेज ऑफ लॉ और चैप्टर 7 के जो 2 टॉपिक हैं, इजमा और इज्तिहाद, वो हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। जो कि तकरीबन हर दूसरे या तीसरे साल इनमें से सवाल आ रहा होता है। पास पेपर्स प्रेजेंटेशन में है, आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो इस सेशन को जो है इज्तिहाद के टॉपिक को बेसिकली हम लोग काफी इंटरेक्टिव रखेंगे। तो आप अपने कीबोर्ड के साथ तैयार रहिएगा। ग्रैंड टेस्ट हमने प्लान 24 को किया था। इंशाल्लाह उससे पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो 24 के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा ग्रैंड टेस्ट के लिए। लेट करें ग्रैंड टेस्ट? अच्छा चलें, अभी आप लेट तो वैसे मुश्किल ही है कि हम करें। 24 को ही रखेंगे और उसमें भी 12 दिन है। आपने कोशिश ये करनी है कि रोज के रोज जो है ना आप टॉपिक्स कवर करें, तभी आपकी तैयारी हो सकेगी। हाँ, संडे को उम्मीद है कि रखें, लेकिन उससे पहले मैंने आपको वो जो वादा किया था कि बाकी सारे लेक्चर्स मैं आपको एक्सेस करवाऊंगा, उसमें थोड़ा सा इशू, जैसे मैंने बताया था कि कुछ लेक्चर्स जो है ना वो डिलीट हो गए थे, तो उनका एक्सेस शायद ना हो सके। तो उसका हल निकल आए तो फिर करते हैं। रमजान में ज्यादा बिजी कर सर, हम नोट्स तो बना रहे हैं लेकिन 24 तक पूरा रिमेम्बर नहीं हो पाएगा। अच्छा, चलें देखते हैं, इसको प्लान करते हैं। अगर टाइम देने की जरूरत है मुझे एडमिन से डिस्कस करने दीजिएगा। अभी तक तो हमारा यही फाइनल है कि 24 को ग्रैंड टेस्ट है और उससे पहले एक 1 क्वेश्चन टेस्ट होगा कुछ टॉपिक्स पे। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपको प्रेजेंटेशन विजिबल है?
ठीक है जी, तो हम इजदिहाद का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। हमने सोर्सेज ऑफ लॉ में प्राइमरी सोर्सेज पढ़ी थी। प्राइमरी सोर्सेज कौन कौन सी हैं? कुरान और सुन्ना। सेकेंडरी सोर्सेज कौन कौन सी हैं? हमारे पास इजमा और इज्तिहाद। ठीक है, इज्तिहाद के लिए हम बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हैं, या इज्तिहाद का ही हिस्सा समझा जाता है बाकी सेकेंडरी सोर्सेज को, जिसमें उर्फ इंक्लूडेड है, जिसमें शरह मिन कबलिना इंक्लूडेड है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? अच्छा, प्रेजेंटेशन भी शेयर हुई हुई है ये आपकी स्क्रीन पे।
ठीक है। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ यार, आज कमरे में लाइट ज्यादा है इसलिए समझता हूँ क्या। जी, क्यास इज्तिहाद का ही हिस्सा समझे, या जैसे मैंने बताया उसका एक टूल समझा जाता है। कैसे, अभी आगे आपको ये समझ आ जाएगा आप एग्जांपल्स जब करेंगे। अच्छा। अच्छा देखें, मैंने इससे पहले भी आपको एग्जांपल दी थी कुछ स्कॉलर्स के तहत। तो प्राइमरी सोर्स सिर्फ कुरान और सुन्ना है, और सेकेंडरी सोर्स सिर्फ इज्तिहाद है। ठीक है। और इज्तिहाद को फिर उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक। अब इसमें जो है ना, ये कुरान या सुन्नत तो है नहीं कि आपको ना बहुत डेफिनेटिव चीज मिल जाए। जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स में एक चीज के बारे में जो है ना वो एक से ज्यादा ओपिनियन होते हैं, इसी तरह कुछ स्कॉलर्स के मुताबिक जो है ना, आप सेकेंडरी सोर्स सिर्फ इज्तिहाद है। ठीक है। और उसकी फिर फर्दर दो डिविजन्स हैं। एक सिंगुलर इज्तिहाद इज्तिहाद और एक प्लूरल इज्तिहाद कह लें। ठीक है। यहाँ कलेक्टिव इज्तिहाद या इंडिविजुअल इज्तिहाद। जो कलेक्टिव इज्तिहाद है उसको इजमा कहा जाता है, और जो इंडिविजुअल इज्तिहाद है उसमें ये सारी चीजें इन्वॉल्व है जो हम सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको जो है ना इस तरह बोल रहा हूं कि या तो इसका आप हिस्सा समझे, इज्तिहाद का हिस्सा समझे, कियास को शरअ मन क़ब्लिना, उर्फ हो गया, इस्तिहसान हो गया, इस्तिदलाल हो गया, और जो बाकी एग्जांपल्स हमने पढ़ी हैं, या फिर आप इनके टूल्स समझे। ठीक है। अच्छा। तो मैं आपको जैसे बोल रहा था, लिटरल मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछी जाती है एमसीक्यूज के तौर पे। और जो भी आप टॉपिक स्टार्ट करें उसका लिटरल मीनिंग बता दिया करें उसके इंट्रोडक्शन में। अच्छा। तो इज्तिहाद जो है ना वो एक अरेबिक वर्ड जहादा से निकला है। जहादा का मतलब है टू स्ट्राइव और टू एक्सर्ट। ठीक है। किस लिए स्ट्राइव करना और किस लिए एक्सर्ट करना? टू अचीव अ गोल। ये इसका लिटरल मीनिंग है। ठीक है। अब हम देखेंगे इस्लामिक टर्म्स में व्हाट डज इट मीन, या टेक्निकल या प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। तो इन इस्लामिक लीगल टर्म्स, इज्तिहाद रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सर्टिंग इंटेलेक्चुअल एफर्ट। ठीक है। इसका लिटरल मीनिंग क्या था? टू स्ट्राइव टू एक्सर्ट। सही है। और इसका प्रैक्टिकल जब हम मतलब देखते हैं, तो कौन सी एक्सर्शन करना? एक्सर्ट इंटेलेक्चुअल एफर्ट। और किस लिए इंटेलेक्चुअल एफर्ट एक्सर्ट करना? टू डिराइव लीगल रूलिंग्स। सही है। किन चीज पे लीगल लीगल रूलिंग्स हमें ड्राइव करनी होती है? ऑन मैटर्स नॉट कवर्ड इन कुरान एंड सुन्ना, या नॉट एक्सप्लिसिटली कवर्ड इन कुरान एंड सुन्ना। जो कुरान और सुन्नत से हमें मसाइल नहीं मिलते, ठीक है, उन पे इंटेलेक्चुअल एफर्ट लगा के ये कोशिश करना कि हमें उनके पैराहे में रह के हम एक ऐसे पॉइंट पे या ऐसे डिसीजन पे पहुंच सकें कि हमारा दुनियावी मकसद भी हल हो जाए, और दीन से भी उसकी जो है ना वो दूरी ना हो या उसके बरखिलाफ ना हो। ठीक है। ये सारी एक एफर्ट होती है इज्तिहाद में। ठीक है। जैसे क्रिप्टो करेंसी है। सही है। अब वो क्या हलाल है या हराम है? कुरान और सुन्नत में तो उस चीज का जिक्र नहीं है। ठीक है। लेकिन हमें फिर लीगल रूलिंग्स लगानी पड़ेंगी इस्लाम की काफी सारी टीचिंग्स देखनी पड़ेंगी, और फिर हम इवेंचुअली उस पर पहुंचेंगे क्या ये हलाल है हराम है, या जेनेटिक इंजीनियरिंग हलाल है या हराम है, या टेस्ट ट्यूब बेबीज हलाल है या हराम है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनका कुरान और सुन्नत में एक्सप्लिसिटली जिक्र नहीं है, लेकिन कुरान और सुन्नत हमें प्रिंसिपल्स देते हैं, और फिर हम इज्तिहाद अप्लाई करते हैं through qiyas, through urf, through other tools that we've studied already. ठीक है। उन सबका इस्तेमाल करके we come to a conclusion and decide whether a particular thing
इज इस्लामिक और अन इस्लामिक, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है ना? मुझे बता दीजिएगा, मुझे शो नहीं हो रहा है, चले ठीक है। अच्छा, पर्पस ऑफ इस्तिहाद क्या है? टू फाइंड इस्लामिक सॉल्यूशंस फॉर न्यू एंड मॉडर्न प्रॉब्लम्स दैट वर नॉट डायरेक्टली एड्रेस्ड इन द कुरान, इन कुरान और हदीस। ठीक है, ये तो हमने बात डिस्कस कर ली। अच्छा, हाउ इट वर्क्स, scholars use their knowledge of Islamic teachings to carefully analyze and interpret Quran, Sunnah and other sources of Islamic law। ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है कि द सोल्यूशन मस्ट अलाइन विद द स्पिरिट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरिया। ठीक है, अगर आपको ये लिखा जो मैंने पढ़ा है अभी समझ नहीं आया तो अभी हम एग्जांपल्स करने लगे हैं, और बहुत सारी एग्जांपल्स आज करने लगे हैं। ठीक है, तो बस आप हर कोई कीबोर्ड पे रेडी हो जाए, और फिर या अगर फिर मोबाइल से ऑनलाइन है तो कीपैड पे रेडी हो जाए, और फिर मुझे बताए कि जो जो मैं सवाल पूछने लगा हूं। ठीक है, अभी अभी हम बेसिकली करने ये लगे हैं, हम इज्तिहाद की बहुत सारी एग्जांपल्स करने लगे हैं, जो कि आप लोगों को किस तरह हेल्प करेंगी, आप लोगों को इज्तिहाद की इंपॉर्टेंस समझने में हेल्प करेगी। और इंपॉर्टेंस पे पिछले 9 सालों में कोई 3 दफा सवाल आ चुका है। ठीक है, और एक दफा 2024 में जो इज्तिहाद का नोट आया है ना, उसमें भी ऑब्वियसली आपने इज्तिहाद की इंपॉर्टेंस तो लिखनी ही लिखनी है। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट आपका बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इज्तिहाद की असल में इंपॉर्टेंस क्यों क्यों है, क्या है, कितनी है। ठीक है, इसके लिए हम ये बेसिकली अभी एक्सरसाइज जो करने लगे हैं वो करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ये प्रेजेंटेशन मैं हटा रहा हूं, ये सिर्फ मुझे विजिबल होगी ताकि आप लोग मेरे सवालों का बगैर देखे जवाब दे सकें। अच्छा, अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग क्यों जरूरी है, और अगर इस्लामिक बैंक्स अभी ना होते तो हमें क्या क्या नुकसान होते? 3 नुकसान मुझे चाहिए। हर कोई एक एक बता दे, या किसी को ज्यादा आते हैं वो ज्यादा बता दे। मतलब इस्लामिक बैंकिंग अगर एग्जिस्ट ना करती तो हमें क्या नुकसान होते? और ये जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, ये आपका चैप्टर जो 5 है और 4 है, जिसमें कंटेम्प्रेरी इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, उसके पर्सपेक्टिव में भी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इकोनॉमिक रिसेशन, अच्छा, आता इंटरेस्ट मिलता हमें सेविंग्स पे, हाँ ठीक है, हम इस्लाम से दूर हो जाते। ठीक है, इंटरेस्ट मिलता सही। इंटरेस्ट इन बैंकिंग, सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इवल्स प्रिवेल करेंगे सोसाइटी में, सर अच्छा। इस्लामिक बैंकिंग प्रिवेंट्स अस फ्रॉम रिबा, ठीक है। कंप्लीट रिलायंस ऑन बैंकिंग सिस्टम, वेरी गुड, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट एंड मोनोपोली, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, अच्छा, ये मुझे नहीं समझ आ रहा किस तरह इस्लामिक बैंकिंग के ना होने से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। हो सकता है कोई रिलेशन बन रहा हो, ये मुझे ऑन पेपर करना पड़ेगा तो समझ आएगा। मोनोपोली तो बिल्कुल होगी, किसकी मोनोपोली होगी? वेस्टर्न बैंक्स की मोनोपोली होगी। सर मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ इस इस्लामिक बैंकिंग, आप किसी भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट पे प्रॉफिट ही होता है बहुत। अच्छा, आप कंफ्यूज हैं, आपको लगता है कि यार कान को इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, क्या फर्क है? अगर यही लगता है तो इसका मैं जवाब देता हूं आपको, एवरी इंडिविजुअल कंपेल्ड टू ट्रेड इन इंटरेस्ट, बेहतरीन। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इवेंचुअल रिजल्ट्स होंगे ये इसके, ये अमीर अमीर होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे, तो ये तो आज भी हो रहा है, इस्लामिक बैंकिंग के होते भी हो रहा है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। यस यस, हाँ ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इवेंचुअल रिजल्ट्स में आता है, लेकिन जो सबसे अ, अभी वैसे जो आप लोगों ने जवाब दिए ना, बड़े अच्छे जवाब दिए, सही है। अगर इस्लामिक बैंकिंग नहीं होती ना तो क्या होता? हम या तो
अगर बहुत इस्लामिक होते हम फिर लोन ही ना लेते किसी भी चीज के लिए। ठीक है, और अगर हम इमेजिन करें ये सिनेरियो, अगर हम लोन ना लेते तो हमारे बिजनेसेस कैसे तरक्की करते हैं। जो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज को समझेंगे कि पैसे के बगैर बिजनेस का फ्लरिश करना बहुत मुश्किल है। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि अपने ओन पे कोई बिजनेस बहुत ज्यादा फ्लरिश कर जाए और लोग धड़ाधड़ पैसे दे रहे हो। ठीक है, आजकल हर बिजनेस को जो है ना वो पैसे की जरूरत है फ्लरिश करने के लिए। एडवर्टीजमेंट कहां से होगी, लोग अच्छे कहां से आएंगे, जब पैसा बिजनेस में आएगा ना तभी अच्छे आएंगे ना। तो इस्लाम तो इनकरेज करता है वेल्थ डेवलपमेंट को। ठीक है, लेकिन इस्लाम जाहिर सी बात है अच्छी प्रैक्टिसेस को भी इनकरेज करता है। अगर हम बिल्कुल इंटरेस्ट छोड़ के बैठ जाते, ठीक है, तो हम फ्लरिश ना कर पाते। और अगर हम इंटरेस्ट लेके बैठ जाते तो फिर वही बात है कि यार बरकत नहीं होती, और वो अल्लाह के साथ खुली जंग है। और इंटरेस्ट लेने पे तो बहुत सारी वईदें हैं। तो सोल्यूशन क्या निकाला गया और किसने निकाला? सोल्यूशन निकाला गया थ्रू इज्तिहाद। इससे पहले मैं एक और चीज आपको समझा दूं, क्योंकि अभी सवाल पूछा गया, तो फिर मैं दोबारा इज्तिहाद की इंपॉर्टेंस पे आता हूं। अभी किसी ने बोला कि भाई कान को यहां से पकड़े या यहां से पकड़े एक ही बात है। सही है। देखिए, मैं एक मिसाल दूंगा, मिसालें मेरे पास बहुत हैं, चले मैं दो मिसालें दे देता हूँ। आप बंदा शादी करता है ना, ठीक है, तो उसमें क्या करता है? बेसिकली सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर पे साइन करना होता है, या आपने अपने मुंह से कुछ अल्फाज बोलने होते हैं। ठीक है, तो वो फिर आप जो भी करें हलाल हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ? सिर्फ एक मुंह से कुछ लफ्ज आपने बोले और पीस ऑफ पेपर साइन कर दिया, फिर हर चीज हलाल हो गई आपके लिए जो पहले हराम। ठीक है, तो अपेरेंटली तो अगर किसी को शादी का कॉन्सेप्ट ना हो, ठीक है, वो तो बोलेगा यार ठीक है तुमने क्या पीस ऑफ पेपर साइन किया, बस इससे तुम कह रहे हो कि अब हर चीज हलाल हो गई, ये कैसे हो गया? तो इसी तरह अपेरेंटली तो आपको लगता है कि यार वही पैसा है, और इंटरेस्ट भी जो है ना वो हमें क्या नाम है फिक्स्ड ही मिल रहा है, या थोड़ी बहुत वेरिएशन है। थोड़ी बहुत वेरिएशन तो ये कन्वेंशनल बैंकिंग वाले भी देते हैं। तो फिर इसमें और उसमें फर्क क्या है? ठीक है, ये टॉपिक चलें अभी खुल गया है, अभी लंबा हो जाएगा, वरना मैं चाहता था कि इसको आपको जब हम इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम करें तो तब मैं आपको समझाऊं, लेकिन चलें अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि देखें। सबसे पहली बात, अच्छा एक एग्जांपल तो मैंने शादी वाली दी, दूसरी मैं आपको एक गाड़ी की एग्जांपल देता हूं। अगर आप किसी कन्वेंशनल बैंक में गाड़ी खरीदने जाते हैं, या समझें कि घर खरीदने जा रहे हैं, सही है, आपने बोला कि मुझे लोन दे दें, आपको उन्होंने 1 करोड़ लोन दे दिया, और उसके पीछे उन्होंने क्या किया, आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। 1 करोड़ लोन पे लेट्स से हर महीने वो आपसे 50,000 इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। सही है, ये हो गया सूद, ये समझ आता है। अच्छा, आप इस्लामिक बैंक गए, ये किस तरह करेंगे? मतलब इस्लामिक बैंक में वो 1 करोड़ किस तरह देंगे? वो क्या करेंगे कि 1 करोड़ का आपसे आपका घर खरीद लेंगे। आप पहले अपनी मर्जी से घर खरीद रहे थे ना कि भाई ये घर मुझे खरीदना है, इसके लिए 1 करोड़ दें। इस्लामिक बैंक में क्या किया जाएगा, वो घर खरीद लिया जाएगा। अब वो बैंक की मिल्कियत हो गई वो घर। अब बैंक आपको ये कहता है कि हर महीने मुझे 50,000 रुपए रेंट दो, या 55,000 रुपए रेंट दो। ठीक है, और मिल्कियत किसकी है? वो बैंक की है। और ऊपर से कहता है कि 20,000 और दो। सही है, तो टोटल 75,000 दो। अब हो सकता है कि चले वो बैंक कहता है कि 50,000 रुपए तुम मुझे 50,000 रुपए ही दो। कन्वेंशनल बैंक भी आपसे 50,000 रुपए ले रहा है जो कि इंटरेस्ट ले रहा है, और उसमें कुछ प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही है। और ये वाला बैंक भी आपसे 50,000 रुपए ले रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि वो खरीद चुका है तो वो आपसे रेंट ले रहा है, और 30,000 रुपए रेंट ले रहा है, और 20,000 रुपए प्रिंसिपल की पेमेंट हो रही है। ये इतना सा डिफरेंस है। इसी तरह हर इस्लामिक प्रैक्टिस में, जैसे मुशारका, मुराबा, मुदारबा, ये सारे इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को इस्लामिक बनाते हैं। पहले केस में आपने क्या किया, पैसा लिया, पैसे पे पैसा दिया। दूसरे केस में क्या किया, भाई मुझे ये बताएं, मैं अगर आपसे आपका घर आपसे किराए पे लेता हूं तो मैं गलत कर रहा हूं? नहीं गलत कर रहा ना। अब मैं आपसे ये डील करता हूं कि मैं आपका घर भी किराए पे ले रहा हूं और आपको 1 लाख रुपए हर महीने एक्स्ट्रा भी दूंगा,
तो फिर 10 साल बाद जब मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए देता रहूंगा, तो 10 साल बाद जो है ना वो घर मेरा हो जाएगा। उस घर की हमने कीमत डिसाइड कर ली, भाई 1 करोड़ रुपए है, तो ठीक है, मैं 1 करोड़ रुपए आपको 10 साल में दूंगा, और 10 साल तक मैं आपको रेंट भी देता रहूंगा। अच्छा, और इस्लामिक बैंक में एक और चीज होती है कि जितनी ज्यादा आपकी प्रॉपर्टी होती जाती है ना, देखिए 5 साल बाद आपने 50 लाख रुपए दे दिए, अब उसका रेंट कम हो जाएगा, क्योंकि अब आधे आप ओनर हैं और आधा सिर्फ ओनर बैंक है। तो आप 50 हजार रुपये रेंट नहीं देंगे, अब आप 25 हजार रुपये रेंट देंगे। ठीक है। इस तरह और बहुत सारी टूल्स हैं इस्लामिक, जो कि नॉन हलाल तरीकों को हलाल में कन्वर्ट किया जाता है। सही है। और ये सब किस तरह पॉसिबल हुआ, ये जो मैंने आपको इतनी मिसाल दी है, किस तरह पॉसिबल है? ये इज्तिहाद के थ्रू पॉसिबल हुआ। और फर्ज करें ये ना होता ना, तो बहुत बुरे हालात होने थे। या तो हम, फिर तो सारे, या तो हर कोई जो है ना वो वेस्टर्न बैंक से ही पैसे ले रहा होता। क्योंकि देखिए ना, आप आइसोलेट नहीं हो सकते। अभी ये मदीना की रियासत नहीं है कि भाई बिल्कुल आप आइसोलेट हो जाएं और आप कुछ भी ना करें, और फिर भी आप जो है ना वो तरक्की कर रहे हो। ठीक है, पहले तो पहली बात तो ये है, अगर ये वो टाइम होता तो तब भी कोई ना कोई रास्ता निकाला जाता, ताकि मुसलमान जो है ना वो फ्लरिश कर सके, स्टेइंग ऑन देयर प्रिंसिपल्स। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आज के दौर में, अगर लेट्स से ये इज्तिहाद ना हुआ होता, इस्लामिक बैंकिंग ना हुई होती, मेरे ख्याल से फिर भी लोग जो है ना वो वेस्टर्न बैंक्स की तरफ जा रहे होते। ठीक है, और फिर उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती। और किसने मुझे बताया? आप ही ने अभी एग्जाम्पल्स में बताया है कि उनकी मोनोपोली क्रिएट हो जाती, फिर वो आपको और तंग करते, फिर आप और ज्यादा उस शिकंजे में फंस जाते। ठीक है, जिस तरह यहूदियों ने फंसाया था औस और खजरत को, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां गए थे, तो उनका ये हाल था। तो फिर और आप अभी भी शिकंजे में हैं, लेकिन और बुरी तरह से आप फंसते हैं। तो इस सब से किसने बचाया आपको? इज्तिहाद ने बचाया। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंस इज्तिहाद की। अभी हम और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस करने लगते हैं। अच्छा, एक सेकेंड, आपने क्या सवाल पूछे हैं? अमीर अमीर, मेरी सवाल, सर ये चीज तो दूसरे बैंक्स में भी हो रही है, लाइक यूपीएल, पता नहीं कौन सी चीज। देखिए, अगर ये चीज हो रही है, और यूपीएल और किसी भी मतलब वो किसी को जब इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा, मतलब देखिए ना, एक तो ये है कि वो आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहा, आपको प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन वो खुद क्या इंटरेस्ट में इन्वॉल्व है? ठीक है, मतलब किसी ने पैसे रखे हो तो क्या उसे इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो फिर सही है, फिर ये इस्लामिक प्रैक्टिस हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज पे नहीं ओपिनियन दे सकता। इस पे लोगों ने इस्लामिक फाइनेंस में पीएचडीज की होती हैं, वो इसकी नुआंसेस पे जाके ओपिनियन दे सकते हैं। मैं तो आपको एक सिंपलिस्टिक ओपिनियन दे सकता हूँ, जो कि मैंने समझा है, और उससे ज्यादा आपको आसान करके मैंने समझाने की कोशिश की है। सर इट मीन्स 50 के में 30 के फेयर हो गए और 20 के इंस्टॉलमेंट हो गई। हाँ, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है उसमें वैसे, अब वो तो डिपेंड करता है कि आपकी बैंक से क्या डील हो, लेकिन मेरी एग्जाम्पल में यही है और यही कॉन्सेप्ट है। जीपी फंड पे जो इंटरेस्ट लगता है, इज इट हलाल? देखिए, मैंने तो जीपी फंड पे इंटरेस्ट बंद कराया हुआ है, लेकिन मौलाना तकी उस्मानी साहब का इस पे फतवा है कि जीपी फंड का इंटरेस्ट हलाल है। ठीक है, और वो क्यों हलाल है, वो आप मौलाना तकी उस्मानी साहब का फतवा देख लीजिएगा। अच्छा सर, जैसे फॉरेन में मॉर्गेज, वैसे मैं समझता हूँ हलाल है, मैंने खुद बंद कराया हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ सही है। सर, जैसे फॉरेन में मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है हाउसिंग के रिलेटेड, इवन गिवन फुल पेमेंट घर आपके नाम नहीं होता। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन पूरा नहीं समझ आया। इस्लामिक बैंकिंग इज जस्ट लाइक विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज। हाँ, मेरे हिसाब से इट इज अ वेरी गुड सिचुएशन टू बी इन, rather than when you are in a conventional bank। सर यही तो मसला है कि क्यों हलाल है। अच्छा, जीबी फंड क्यों हलाल है? यार ये इस इस्लामियात के कोर्स के उसके बियॉन्ड है। इस पे फिर अब ना डिस्कस करें तो बेहतर है। सर, ना वीपीएन को भी हराम किया है, इसने वीपीएन को भी हराम किया है था, किसने हराम कहा था वीपीएन को? खैर, चले, ये आपको, अभी टॉपिक पे रहते हैं। इसकी आपको मैं आपको स्लाइड्स तो दूंगा, जिसमें मैंने स्लाइड में ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जो मैं बातें कर रहा हूं ना। लेकिन आपको ये समझ आ गई इंपॉर्टेंस के, भाई इस्लामिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट कराने में इज्तिहाद की क्या कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बाकी यार आपके इस्लामिक सवाल है, मैं देखिए ये प्योर
एक आलिम के सवाल मतलब आप ये सवाल पूछ रहे हैं जो एक आलिम को आंसर करने चाहिए। तो आप मेरी जो है ना वो एग्जांपल्स डिटेल से पढ़ लीजिएगा रेफरेंस के लिए ना। आप मेरे ख्याल से आप करीम का चुगताई का जो चैप्टर है इज्तिहाद से रिलेटेड और इजमा से रिलेटेड वो पढ़ लीजिएगा। उसमें मुझे ना पास्ट पेपर के आंसर्स तो नहीं मिले इतने अच्छे, लेकिन यह है कि थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी टॉपिक की, वो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, चलें, आपको ये वाली बात तो समझ आ गई होगी इस्लामिक फाइनेंस से रिलेटेड। अच्छा, अब एक और क्या नाम है, हम एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद एक बड़ी डिबेट छिड़ी थी कि कुरान को कंपाइल किया जाए बुक फॉर्म में या नहीं किया जाए। ठीक है, फिर इस पे इज्तिहाद किया गया था, जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोल था और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हा का रोल था। और उन्होंने इज्तिहाद में पब्लिक इंटरेस्ट मसलहा जो हमने पढ़ा था उसको अपना के फिर ये डिसीजन लिया कि हम लोग इसे कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, इनिशियली इसको जो है ना वो बिद्दत समझा जा रहा था कि जो चीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की, उन्होंने जब इसको इन रिटन फॉर्म कंपाइल नहीं किया तो हम क्यों करें। ठीक है, तो अब आप इस चीज को इस तरह सोचें कि अगर हम इसको कंपाइल ना करते आज के दौर में, तो दुनिया आगे किस तरह चल रही होती। उस जमाने में सहाबा बहुत ज्यादा शहीद होने लगे थे जंगों में। ठीक है, तो अगर हर बंदा शहीद हो जाता, क्योंकि सीना बसीना चल रहा था ना कुरान, हर बंदा शहीद हो जाता तो हम तक किस तरह पहुंचता कुरान। ठीक है, या बुक फॉर्म में नहीं कंपाइल होता। जो कहा जाता है कि जो मैंने किताबें पढ़ी थी उनमें ये था कि पत्तों पे भी लिखा गया, कुछ लेदर पे भी लिखा गया, अलग अलग चीजों पे लिखा गया, लेकिन बुक फॉर्म में नहीं था। ठीक है, तो अगर ना होता तो आज जो इस्लाम फैल रहा है, जो लोग पढ़ के इस्लाम को मतलब इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, वो किस तरह पॉसिबल होता। तो ये बहुत मुश्किल होता। तो उस जमाने में भी इज्तिहाद हुआ था which led to the spread of Islam the way it has spread। ठीक है, इवन हजरत उमर हजरत अबू हुरैरा के खिलाफ थे क्योंकि वो हदीस के रावी थे। हाँ, मतलब वो दोनों जगहों से जो है ना, मतलब दोनों तरीकों के ओपिनियन आ रहे थे कि हमें करना भी चाहिए कि हमें नहीं भी करना चाहिए। इवेंचुअली अब वही इजमा वाली बात आ गई कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा उस वक्त इसको समझी और उसने इसको इम्प्लीमेंट कराया और उसके फवायद आज हम देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा चले एक और हम फिर एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे ये बताएं, अगर मस्जिदों में लाउड स्पीकर का ना इस्तेमाल होता। ठीक है, आपको ये मुझे तो याद पड़ता है कि ये हमारी उर्दू की टेक्स्ट बुक में भी था कि पहले जो है ना मस्जिदों में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को हराम करार दिया गया था। ठीक है, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस कभी रही ही नहीं, तो ये तो बिदअत है। ठीक है, चले मैं आपसे तो इस पे क्या ही पूछूंगी, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो आप समझ सकते हैं कि भाई अगर मस्जिदों में आज भी जो है ना वो स्पीकर अलाउड नहीं होते, तो अभी आप घर बैठे, मेरे घर से तो चले मस्जिद थोड़ी सी करीब है, काफी लोगों के तो घर से मस्जिद बहुत दूर होती है। मैं ऐसे भी घरों में रहा हूं जहाँ पे मस्जिद दूर थी, तो मुझ तक आवाज कैसे पहुंचती। चले आजकल तो टीवी है, सब कुछ है, लेकिन अगर मैं 40 साल पहले रह रहा होता फिर तो मुश्किल होता। ठीक है, तो फिर इसकी नीड को समझा गया और फिर लाउड स्पीकर को हलाल करार दिया गया। और ये सारा कुछ अगेन किसकी वजह से, इज्तिहाद की वजह से। ये सारी एग्जांपल्स हैं जो आपने पेपर में लिखनी है। ठीक है, तो ये आपको वो इंपॉर्टेंस ऑफ इज्तिहाद के क्वेश्चन पे नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, अजान की आवाज नहीं पहुंचती, बिल्कुल। रोजा कैसे अफ्तार करते, नमाज कैसे पढ़ते, बिल्कुल। तबलीगी मरकज में अभी भी बंद है, अच्छा। हाँ, तो अभी मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स दूंगा। मतलब सऊदीया में कुछ मैंने स्कॉलर्स देखे हैं, उनका ओपिनियन यूट्यूब पे भी मौजूद है, जो कहते हैं कि पेपर करेंसी हराम है। ठीक है, तो अब ओपिनियंस तो इस तरह के हैं, बिल्कुल है अभी भी। अच्छा, एक और एग्जांपल है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट स्टिल हर केस में हराम होती, जिस तरह पहले हमें फतवे मिलते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट अलाउड नहीं है इस्लाम में, तो इसके क्या नुकसान होते। असल में इस पे उल्मा का ये ओपिनियन है
कि अगर आप किसी की डेथ के बाद उसके ऑर्गन्स निकाल के किसी और को ऑर्गन दे रहे हैं, ठीक है, तो ये डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड्स गॉड्स क्रिएशन, आप उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। हाँ, इंसानी जान को ना बचाया जा सकता, डेथ रेशियो वुड हैव इंक्रीज्ड। बिल्कुल सही। ठीक है, अब यही बात है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइव्स वुड नॉट हैव बीन एबल टू बी, मतलब वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल टू सेव देम। ठीक है, अगर हम इसको ना अपनाते, अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट को ना अपनाते। ठीक है, अब इसमें प्रिंसिपल कौन सा अप्लाई किया गया? प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी अप्लाई किया गया, और इसमें ये चीज अप्लाई की गई कि जिंदगी को बाकी चीजों पे फोकियत है। ठीक है, जिंदगी को बॉडी की प्रेजर्वेशन पे फोकियत है। देखें, जिसकी मौत आनी है वो तो आएगी और वो आ गई। अब अगर उसका ऑर्गन किसी और को, किसी और की जान बचा सकता है, ठीक है, किसी और को मौत से बचा सकता है, ठीक है, तो क्यों ना उसकी जान बचाई जाए। और यही लॉजिक अपनाई गई, इसी पे इज्तिहाद किया गया, और फिर उसकी बॉडी की जो प्रिजर्वेशन है, लेट्स से उसका अगर गुर्दा निकाला जा रहा है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूं कि गुर्दा डेथ के बाद सही भी रहता है या नहीं रहता, लेकिन अगर उसका गुर्दा निकाला जा रहा है, कोई और ऑर्गन निकाला जा रहा है और दूसरे की जान बचाई जा रही है, तो इसको समझा गया कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चार हमारी एग्जाम्पल्स हो गई। से जान बच सकती है, क्या आप बोल रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट से जान बच सकती है, और हदीस भी है इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना, बिल्कुल सही। जिंदा शख्स दे तो ये हलाल है। यार, जिंदा शख्स दे तो ये हलाल है मेरे ख्याल से। अब ये वही बात है, ये आपको आलिम बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हलाल है, क्योंकि देखें ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स तो हो रहे होते हैं ना, और बहुत सारे केसेस में मतलब SIUT जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहा होता है, लिवर ट्रांसप्लांट कर रहा होता है, तो ये हलाल है मेरे ख्याल से। हाँ, लिवर ट्रांसप्लांट बहुत कॉमन है। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अच्छा, अगली एग्जाम्पल है मून साइटिंग की। अब ये ऐसी एग्जाम्पल है जो कि काफी कंट्रीज में तो लोग एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पे चले गए हैं, लेकिन हम बीइंग पाकिस्तानीज वी नॉट येट स्टिल मूव टू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, और हम स्टिल रिलाय कर रहे हैं मून साइटिंग पे। मतलब तो जब तक चांद को देखें, जो जिस पे अहदीस मौजूद है, ठीक है, कि आप चांद देख के रोजा रखो, चांद देख के मतलब फिर ईद की तैयारी करो। ठीक है, इस ऑथेंटिक अहदीस तो मौजूद है। सही है। अब इसमें एक किताब में तो ये लिखा हुआ था कि उसमें इंपॉर्टेंस बताई हुई थी कि अगर देखें आज भी हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस पे रिलाय करते, तो फिर बड़ी कंफ्यूजन कॉज होती रमजान के दिनों में कि रमजान रोजा कब है, रोजा कब नहीं है, ईद कब है, ईद कब नहीं है, और इससे डिसयूनिटी कॉज होती मुसलमानों में। तो ये तो अभी भी हो रही है। आ, मतलब बहुत सारे ममालिक में नहीं हो रही, लेकिन ये पाकिस्तान में हो रही है। वो तो मैं एग्जांपल्स पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि यार ये तो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये देख लें, ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ने इज्तिहाद का फायदा उठा के और फिर उन्होंने जो है ना, मतलब इन मसलों से दूरी पाई है, और यूनिटी का कॉन्सेप्ट उनमें ज्यादा बेटर है जब इसको देखा जाए तो। अच्छा, क्या सवाल है? सरप्राइज ईद होती है हर बार सर? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, और कभी कभी तो बिल्कुल एंड में पता चलता है, क्योंकि जिंदा शख्स है अपना एक किडनी कम, फिर जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट लाल है कि किसी की जान बचाई जाए, तो तरावी पढ़ के वापस जा रहे होते हैं इस तरह। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, अगली एग्जाम्पल क्या है? यूज ऑफ पेपर मनी इंस्टेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। अच्छा, अब ये वाली भी एग्जाम्पल बिल्कुल मैंने जैसे आपको बताया, कुछ ऐसे भी उल्मा हैं स्पेशली इन सऊदी अरेबिया जो अभी भी पेपर करेंसी को हराम कंसिडर करते हैं। वो समझते हैं कि ये हलाल नहीं है। और लॉजिक क्या होती है कि भाई गोल्ड और सिल्वर के पीछे तो एक फिजिकल कोई चीज मौजूद है, गोल्ड की अपनी वैल्यू है, दिनार या कॉइन की अपनी वैल्यू है। ठीक है, इसलिए उसी को इस्तेमाल किया था, या बार्टर सिस्टम।
ठीक है, उसकी अपनी वैल्यू है, उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, वो ये फतवा देते हैं आज के दिन तक भी, और आपको यूट्यूब पे ऐसे फतवे मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर पूरी दुनिया में ये होता तो आप इमेजिन करेंगे क्या होता। ठीक है, आप इन्फ्लेशन किस तरह कंट्रोल करते, आपके बैंकिंग सिस्टम किस तरह चलते, आपका ट्रेड किस तरह चलता। अच्छा, सिर्फ पेपर करेंसी नहीं उनके, ये जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रही होती है ये भी हलाल नहीं है। तो मतलब आप किस तरह मुसलमानों को एट पार लाने की कोशिश करते आ, दूसरे कंट्रीज के साथ, किस तरह पॉसिबल होता, बहुत मुश्किल होता। सर पेपर की भी वैल्यू हो सकती है, हाँ हो सकती है ना, बिल्कुल हो सकती है, तभी ये मेजॉरिटी ऑफ द उम्मा इस चीज को मानती है। ठीक है, और है तभी तो क्या नाम है ये सब कुछ होता है। इन्फ्लेशन का क्या कॉन्सेप्ट है, पेपर की वैल्यू है तभी तो इन्फ्लेशन ऊपर नीचे और सब कुछ होता है। लेकिन कुछ उलमा नहीं मानते इस बात को। ठीक है, उसमें बहुत स्ट्रांग दलाइल भी देते हैं। मैंने उनकी वीडियो देखी थी, मैं भी समझे कि हिप्नोटाइज हो गया था कि यार ये बात तो सारी सही कह रहे हैं, क्योंकि उनकी बात में बहुत वजन होता है। वो अहदीस से भी प्रूफ कर रहे होते हैं, वो लॉजिकली भी प्रूफ कर रहे होते हैं, वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की मतलब जो उसकी बेसिक चीजें होती हैं उनको भी आर्ग्यूमेंट बना के प्रूफ कर रहे होते हैं। तो उनकी बातों को रिफ्यूट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी पढ़ें तो शायद आप पेपर करेंसी वाली बात को फेवर करेंगे। इतने सवाल हर जगह है। ठीक है, और सवाल का होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सवाल को दबा देना बुरी बात है। ठीक है, सवाल हो बिल्कुल हो। आप अगर सवाल तो रोज ही होते हैं यार, सवाल रिलीजन क्या, रिलीजन से हटा के देख लें तो होते हैं। अगर आप सवाल नहीं कर रहे तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा गलत बात है एग्जामिनेशन की। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, पोस्टमार्टम का आपको पता होता है ना, अगर किसी की डेथ हो जाए तो फिर असेस किया जाता है कि किस तरह डेथ हुई किस तरह नहीं। मुझे बताएं, अगर ये अलाउड ना होता इस्लाम में, ठीक है, इनिशियली इसके लिए मना किया गया था, अगर ये अलाउड ना होता इस्लाम में तो इसके क्या क्या नुकसान थे पोस्टमार्टम के। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ, हाँ एक ये कॉज है, कल्प्रिट्स बच जाते हैं बिल्कुल, तो हमें ना पता चल सकता, ठीक है हाँ। और इम्पॉसिबल टू नो, बस मालूम नहीं होता, ठीक है, जस्टिस सर्व ना होता, ठीक है। ठीक है, आप सब लोग सही बता रहे हैं। इसके अलावा एक इसका मेजर पोर्शन ये भी है कि मेडिकल साइंस ना तरक्की कर पाती। अगर आपका रिलीजन सवाल से ऑफेंड होता है तो वो सच्चा नहीं, इट मस्ट आंसर एवरी पॉसिबल क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इंक्रीज ऑफ क्राइम। हाँ इंक्रीज ऑफ क्राइम, बिल्कुल। क्राइम आपका इंक्रीज होता जब आप क्राइम पे पहुंच ही नहीं सक रहे। ठीक है, इस तरह हर कोई फिर जो है ना ऐसी दवाई दे के लोगों को मार रहा होता है, इस तरीके से मार रहा होता है क्योंकि उसे पता है पोस्टमार्टम तो होना नहीं है, बस सही है फिर मारे जाओ। ठीक है, तो इस तरह की खराबियां पैदा होती दीन में। ठीक है, और हम लोग ग्लोबल मेडिकल रिसर्च से दूर हट जाते, कि बाकी जगह तो हो रहा होता ना, हम नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो हम जो है फिर इस चीज पे पहुंचे, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली जो है ना वो इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को काटना पीटना ये सब चीजें बुरी समझी जा रही थी। ठीक है, और ये डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द बॉडी समझी जा रही थी, जो कि ठीक है समझा जा सकता है, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द बॉडी। अगर कोई आर्ग्यू करता है कि है तो उसमें मतलब वेट है। लेकिन देखे ना आप, इससे फिर अचीव क्या करना चाह रहे हैं, उसके कॉज ऑफ डेथ अचीव पता करवाना चाह रहे हैं। सही है, तो अब आप फिर वे करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। फिर जब आप वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं ये ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह इस पे इज्तिहाद अप्लाई करके इस डिसीजन पे पहुंचा गया कि ये चीज हमारे लिए ज्यादा जरूरी है, इस डिसीजन पे पहुंचना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि उसका असल में कॉज ऑफ डेथ क्या है, अगर किसी कल्प्रिट की वजह से है तो उसको उसकी सजा दी जाए। ठीक है,
तो ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? इज्तिहाद की वजह से पॉसिबल हुआ। इज्तिहाद अगर ना होता, जिस तरह लेट्स से 12th या 11th सेंचुरी में कहा गया था इज्तिहाद के दरवाजे बंद हो चुके हैं, अगर बंद ही समझे जाते फिर ये कोई चीज ना होती। फिर वही वही बात है ना, इस्लाम को एज अ रिजिड रिलीजन समझा जाता। आपके पास ये भी सवाल आएगा कि भाई इस्लाम को ना एक रिजिड रिलीजन समझा जाता है। उसमें आप ये एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं, भाई कहाँ का रिजिड रिलीजन? इस्लाम तो इन सबकी चीजों की इजाजत दे रहा है। ठीक है, कुछ चीजें हैं अभी भी, और कहीं कहीं इस्लाम देर कर देता है, मतलब इस्लाम के फॉलोअर्स, इस्लाम तो देर नहीं करता कि उन चीजों को अलाउ करे। ठीक है, लेकिन इस्लाम रिजिड नहीं है, इस्लाम फ्लेक्सिबल है, और इस्लाम देखें इन सब चीजों के लिए रास्ते निकाल रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर किसी जमाने में जो है ना वो बिजली का इस्तेमाल, पंखों का इस्तेमाल, ये भी बिदअत समझा जाता था कि मस्जिदों में ये चीजें ना इस्तेमाल की जाए। ये इतनी फेमस नहीं हुई बात, लेकिन आपको किताबों में मिलेगा कि लाउड स्पीकर तो चलो ठीक है, इन चीजों को भी बिदअत समझा जाता था। लेकिन फिर वही बात, उस पर लॉजिक निकली, उस पर बात हुई, और ये अलाउ किया गया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे एक और चीज बताएं कि इलेक्शंस, इनको भी नहीं समझा जाता था सही तरीका। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि मैं 1 मिनट का ब्रेक लेके आता हूं, आप मुझे तब ये बताइएगा कि इलेक्शंस, पहली तो बात ये कि हराम कह ले, या इस्लाम से दूरी क्यों, मतलब समझी जाती थी कि इलेक्शन एक इस्लामिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, अगर किसी को पता है तो मुझे बताए कि क्यों इलेक्शंस को अन इस्लामिक प्रोसेस समझा जाता था पास्ट में, और अगर अभी नहीं समझा जाता या समझा जाता है तो वो भी बताएं, और अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहता तो उसके क्या नुकसान होते। ठीक है, आप इसका आंसर करें, मैं यार आप लोगों ने तो जवाब ही नहीं दिया। मुश्किल सवाल था क्या? सर ये अब भी सही नहीं है इलेक्शन। अच्छा, खिलाफत के निजाम के अगेंस्ट है इसलिए ठीक नहीं समझा जाता। दूसरा, इस टोटल नंबर ऑफ पीपल काउंट होते हैं जिसमें चाहे डाले मर्शा। अच्छा, इस्लाम मना करता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल ना काउंट करो? मतलब आपके पास, या मतलब वैसे ही हम नॉलेज के हिसाब से डिबेट कर रहे हैं कि कहीं पे मना किया हुआ है कि भाई टोटल नंबर ऑफ पीपल ना काउंट करें, ये अन इस्लामिक है? Two representative would have been hardly elected. In Islam, the process of electing any person is process of खिलाफा instead of election. मतलब खिलाफत का क्या प्रोसेस है? मतलब किस तरह डिसाइड हो, कोई भी बंदा किस तरह इलेक्ट हो? शोरा डिसाइड करती है हु विल बी द कैलिफेट। अच्छा, वेस्टर्न सिस्टम बोला जाता है सर, कैलिफ को मिलके सेलेक्ट करते थे, एक कमिटी मिलके सेलेक्ट करती थी। अच्छा, तो यूएस का जो इलेक्शन होता है उसको भी तो एक कमिटी मिलके सेलेक्ट करती है ना?
मतलब एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो कि कमेटी होती है, जो इसको आप कमेटी कह रहे हैं, और वो फिर प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करती है। तो मतलब यूएस का इलेक्शन सिस्टम ठीक है फिर। ये कमेंट किसने किया था? उसामा ने। खिलाफत में भी तो सिलेक्शन एंड इलेक्शन हुआ था इन पायस कैलिफ। हाँ, अहमद ने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जबकि ज्यादा पढ़ा होगा, अभी शायद कम रहे होंगे। सर, क्यों सॉवरेनिटी ओनली बिलोंग्स टू अल्लाह एंड नाउ इन मॉडर्न सिस्टम दे चोज लीडर एज सॉवरेन? नहीं, हम अगर देखें अपने क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसमें लिखा हुआ है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी, और लीडर्स अपना काम करेंगे, लेकिन सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह ऑलमाइटी। और हमारे सारे कानून जो है ना वो कुरान और सुन्नत और दीन के मुताबिक होंगे, और काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इंश्योर करेगी कि पाकिस्तान का हर कानून जो है ना वो इस्लाम के मुताबिक हो। तो फिर इलेक्टोरल कॉलेज को भी लोग सेलेक्ट करते हैं सर। हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज को भी लोग सेलेक्ट करते हैं। तो फिर सहाबा के टाइम पे किस तरह वो लोग सेलेक्ट किए जाते थे? ये भी सवाल है। मतलब उनके टाइम में जो लोग सेलेक्टेड थे उनको कौन सेलेक्ट करता था? लेकिन दो तरीके हैं ना, या तो वो अपने कबीले के बड़े हों और फिर वो क्या नाम है उसका हिस्सा बने सिलेक्शन का। ठीक है, तो ये भी कोई इस तरह यहाँ फिर इस तरीके से, तो फिर यहाँ पे जो वडीरे हैं वो एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाने और सेलेक्ट करें, या फिर लोग सेलेक्ट करें इलेक्टोरल कॉलेज को और फिर वो क्या नाम है आगे लोग सेलेक्ट करें। सब मुस्लिम बिलीव दैट करप्ट अनफेयर contradict fundamental Islamic value, elected official could not uphold justice। अच्छा, इलेक्टेड नहीं तो फिर देंगे ना, दूसरी क्या चॉइस है, सेलेक्ट करें। अब जब इलेक्शन में आप कह रहे हैं कि भाई हम सही बंदा नहीं इलेक्ट कर रहे, तो सिलेक्शन में किस तरह सेलेक्ट करेंगे और कौन सेलेक्ट करेगा? हजरत अबू बकर वॉज सेलेक्टेड। अच्छा। हजरत उमर टू, देन हजरत उमर वॉज इलेक्टेड, देन हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु। अच्छा। सर, वोटिंग में फिर बायसनेस आ जाती है और झूठे लीडर गवर्न करेंगे। अच्छा, तो अगर वो अमजद अगर हम वोटिंग नहीं करेंगे तो फिर क्या करें? मतलब आप कह रहे हैं ना कि खिलाफत को फॉलो करें, ठीक है, तो यहाँ जैसे ऊपर साथियों ने बोला, तो मतलब क्या, मतलब किस तरह फॉलो करें? मतलब आप प्रैक्टिकली बताएं ना, मतलब एक शोरा हो जो लोगों को सेलेक्ट करे, उस शोरा को कौन सेलेक्ट करेगा आज के दौर में? सर, देन वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अशरा मुबशरा थे सर, ऑलमोस्ट फर्स्ट जनरेशन। हाँ अहमद, आप सही कर रहे हैं बात। सर, आई थिंक सो इलेक्शंस पर ये डिनायल था कि ऑर्डिनरी पीपल हु हैव नो सच नॉलेज ऑफ इस्लाम विल बी सेलेक्टेड, दैट्स व्हाई मेनी पीपल वर अगेंस्ट इट। अच्छा, तो वो जो अगेंस्ट थे उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया था? मतलब वो उलमा क्या कह रहे थे कि हमें बना दें, हम पायस हैं। और आज देखें ना, आज कल तो फिर पायसनेस तो नहीं चाहिए ना आपको। अभी मुझे बता दें, अगर मैं पाकिस्तान में जो किसी को सबसे पायस बंदा लगता है उसको अगर आप लीडर बना दें, तो क्या वो पाकिस्तान के मसले हल कर लेगा, इकोनॉमिक मसले और बाकी सारे? नॉलेज की बेस पे शोरा सेलेक्ट की जाए? मतलब क्या नॉलेज हो, मतलब डिग्री हो कि भाई आपने अगर पीएचडी इन इस्लामिक स्टडीज की हुई है तो फिर आप जो है वो शोरा में आ सकते हैं। क्योंकि देखिए ना, नॉलेज और अमल तो दो अलग चीजें हैं। और अमल आप कैसे डिसाइड करेंगे, और अमल और नीयत फिर एक और चीज है। इमरान खान फॉर श्योर। अच्छा। सर, मुझे तो एक ही नेम आ रहा है, मौलाना फजल रहमान, उन्होंने ही ज्यादा अगेंस्ट बात की थी इलेक्शंस के रिलेटेड। सर, लीडरशिप क्वालिटीज तो होना जरूरी है, इस्लामिक नॉलेज। अच्छा देखिए, हम लोग ना, मतलब मुझे अब जवाब जो है ना वो उस तरीके से नहीं मिल पा रहा। ये टॉपिक हम करेंगे अपना पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम, उसमें इलेक्शन का टॉपिक करेंगे। अभी इस क्योंकि अभी हमने यार क्लास खत्म करनी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। चले, आप पढ़ लीजिएगा खुद भी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह सेलेक्ट हुए थे, आप देखिएगा।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा किस तरह सेलेक्ट हुए थे या नॉमिनेट हुए थे, देख लीजिएगा। फिर इसी तरह हजरत उस्मान का रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी देखिएगा। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा को भी देखिएगा। उनकी सिलेक्शन में आपको अलग अलग मेथड्स नजर आएंगे। कहीं पे आपको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नजर आएगी, सिलेक्शन नजर आएगी। कहीं पे आपको नजर आएगा कि काइंड ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज वाली सूरत हाल नजर आएगी कि इलेक्टोरल कॉलेज ने फिर नॉमिनेट किया। कहीं पे आपको वोटिंग नजर आएगी, ठीक है, और कहीं पे कुछ लोगों ने मिलके जो है ना वो सिलेक्शन की होगी। मतलब आपको जो आज की डेमोक्रेसी है ना, उसी तरह की, मतलब आज थोड़ी सी एडवांस वर्जन है, लेकिन उसी तरह का मिला जुला रुझान नजर आएगा। और दूसरा, इस्लाम जो है ना, वो आपको पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देता। मतलब पॉलिटिकल सिस्टम तो देता है, लेकिन प्रोसेस नहीं बताता। जैसे कुरान जो है ना, आपको नमाज का तरीका नहीं बताता ना, ठीक है, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया ना। इसी तरह इस्लाम जो है ना, कुरान और सुन्नत आपको क्वालिटीज बताती है लीडर की, ठीक है, कि ये होनी चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है ना, इस्लाम फ्लेक्सिबल है, ठीक है, वो हमें खिलाफत से भी नजर आता है। इस पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पॉलिटिकल सिस्टम करेंगे, ठीक है। अब जैसे इकोनॉमिक सिस्टम में भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उसमें फिर हम जब इकोनॉमिक सिस्टम पढ़ेंगे तब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो तब आपको जो है ना फिर ये थोड़ी सी और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि इस्लाम इस चीज पे इतना रिजिड नहीं है कि क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है सर, प्लीज गाइड, आई डिड नॉट गेट नोट्स लेक्चर ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स लाइक लास्ट 2 वीक्स वेयर आई कैन गेट। आपके उसमें मौजूद हैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां से आपको मिल जाएंगे। मैडम अर्शिया है आपकी कोऑर्डिनेटर, उनसे जो है ना वो आप बात कर लीजिएगा। सिलेक्शन, नॉमिनेशन, इलेक्शन, हाँ, ये हर चीज आपको जो है ना वो खुलफाए राशिदीन की सिलेक्शन में या किस तरह वो खलीफ नॉमिनेट हुए, ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मकसद था, जब आप वो टॉपिक कर लेंगे ना, तो फिर आप कहेंगे कि ये सब भी जो है ना इज्तिहाद के ही थ्रू पॉसिबल हुआ, ठीक है। अच्छा, अच्छी खासी इंपॉर्टेंस कर ली है हमने। अच्छा, इसके बाद जो है ना फिर वो फोटोग्राफी का टॉपिक है, ठीक है, कि भाई पहले तो ये अनइस्लामिक समझी जाती थी। पहले तो ये शिर्क समझा जाता था कि ये तो बुतों को बनाने के मुतरादिफ है, इस तरह समझा जाता था। लेकिन फिर इस लोगों ने या स्कॉलर्स ने पब्लिक इंटरेस्ट में, जो कि हमने पढ़ा था इज्तिहाद का एक टूल है मसलहा, इसको अपनाया। और फिर जो है ना इसको हलाल करार दिया कि भाई ये तो नीड ऑफ द टाइम है। वीडियो पे आना नीड ऑफ द टाइम है, टीवी पे आना नीड ऑफ द टाइम है। इसमें ज्यादा फायदा है और कम नुकसान है। और तस्वीरें आपको एनआईसी में भी चाहिए होती हैं, 10,000 चीजों में चाहिए होती हैं, ठीक है। और ये सब किस तरह पॉसिबल हुआ? थ्रू इज्तिहाद। जो 10-12 पहले तक शिक रहा है, हाँ, 10-12 साल पहले तक, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली इज्तिहाद के थ्रू आपने एफर्ट्स टू फाइंड सोल्यूशन इमर्जिंग प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू फिक्स। सर ये क्या इत्तेहाद की डेफिनेशन, ठीक है, एफर्ट्स टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ इमर्जिंग प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू फिक। हाँ, मतलब सही है मेरे हिसाब से, सही है, ठीक है। फिक में फिर सब चीजें आ गई ना इसमें, इस्लामिक सोर्सेज ऑफ लॉ भी आ गई, कुरान एंड सुन्नत भी आ गई, ठीक है। अगर आप उसको एक्सप्लिसिटली लिख लें तो थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। फिक और करके या फिक एंड वो कर दें, लेकिन फिक में ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती हैं, तो मेरे ख्याल से ये सही डेफिनेशन है। अच्छा, इसके बाद फिर क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, इस पे तो अभी भी डिबेट चल रही है क्या ये हलाल है या नहीं है। लेकिन इस पे काफी इस पे हम एक और आगे टॉपिक आ रहा है, उसमें हम डिटेल में करेंगे चीजें। अच्छा, तो अब मैं आपको प्रेजेंटेशन ऑन कर देता हूँ। सर, शख्स का अपना एक किडनी कम हो जाएगी और उसकी जिंदगी कम पड़ सकती है, तो फिर कैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना ठीक है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट इस वजह से हलाल है किसी की जान बचाई जाए, हाँ, किसी की जान बचाई जाए, इस लॉजिक पे इन्होंने जो है ना वो उसको हलाल करार दिया था। अच्छा, चलें जी, अब हम आते हैं
अगली स्लाइड। देखिए, हमारा जो मेन मकसद था ना, वो इज्तिहाद की इंपॉर्टेंस समझना था। सही है। मैं अगर आपको ऐसे वन बाय वन जो है ना 10 हेडिंग्स 10 पॉइंट्स बता देता तो शायद आपको याद उतने अच्छे से ना रहती। मैंने कोई 20-25 एग्जाम्पल्स इस पे पढ़ी हैं, तो मैं 10 वो लाई हैं एग्जाम्पल्स जो थोड़ा ज्यादा रेलेवेंट है और आपको याद करने में आसान होगी। ठीक है। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम हो गया। अच्छा, इसके बाद कंपाइलेशन ऑफ कुरान हो गया, लाउड स्पीकर वाली, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मून साइटिंग, पेपर मनी, पोस्टमार्टम, इलेक्ट्रिसिटी, फोटोग्राफी, ये सारी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं। और आपको अब आई गेस रियलाइज हो जाना चाहिए, बेसिकली जब भी आप इस पे सोचे ना, इंपॉर्टेंस अगर आपको ना समझ आए, आप ये सोचेंगे अगर ये मतलब वो जो बात थी ना कि इज्तिहाद के दरवाजे बंद हो चुके हैं, ये 12वीं सदी के बारे में कहा जाता है कि तब स्कॉलर्स का ओपिनियन ये था कि इज्तिहाद के दरवाजे बंद हो चुके हैं, बस जितना इस्लाम था और उसके बाद अब कुछ भी नहीं। ठीक है। तो अब कोई नई चीज नहीं होगी। ठीक है। पेपर करेंसी कुछ भी नया नहीं होगा। तो इस तरह के ओपिनियन का हिस्ट्री में काफी दफा आ चुके हैं और भी सेंचुरीज में आपको मिलेंगे। तो आप सिर्फ ये इमेजिन करेंगे इस तरह की सिचुएशन होती तो फिर अब हम कहाँ खड़े होते। ठीक है। तो बहुत खराबियां होती जो इतना हमने डिटेल में पहली एग्जांपल डिस्कस की थी ना, जो इकोनॉमिक सिस्टम वाली और रिबा वाली। तो उसी तरह हर एग्जांपल को अगर आप डिटेल में सोचें ना तो आपको इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा। ठीक है। तो ये आप इंपॉर्टेंस वाले सवाल में कर सकते हैं चीजें। अच्छा, प्रोसीजर ऑफ इजमा देख लेते हैं। ये सिलेबस, ये पास्ट पेपर में कभी टॉपिक नहीं आया प्रोसीजर ऑफ इजमा, लेकिन हमारे सिलेबस में एक्सप्लिसिटली ये मेंशन्ड है। मैं आपको दिखा दूं। हाँ, कंप्लीट प्लान्स ऑफ वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम। कहाँ गया सिलेबस? ये रहा सिलेबस। ये देखेंगे लास्ट टॉपिक बिल्कुल, प्रोसीजर ऑफ इजमा एंड इज्तिहाद। ठीक है। मैंने सिर्फ इसलिए ये रखा है, वरना ये पास पेपर में कभी नहीं पूछा गया। 25 साल के पास पेपर में कभी नहीं पूछा गया ये इस्लामियात के। ठीक है। और ना ही मैंने किसी प्रोविंशियल के उसमें देखा है। लेकिन क्योंकि अब ये सिलेबस में इन्होंने रखा है तो हम देख लेते हैं। और एज सच ये मुझे बुक में भी ना एज इट इज नहीं मिला कि एग्जैक्ट प्रोसीजर बताया जाए। मैंने काफी जगह से मिला जुला के फिर जो है ना इस पे नोट्स बनाए थे। तो ये रहा उसका आंसर। बड़ा सिंपलिस्टिक सा है। ठीक है। इसकी हम अभी आगे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आएगा। जिस तरह इज्तिहाद का हमने डेफिनेशन पढ़ी तो उससे शायद इतना ज्यादा क्लियर ना हुआ हो, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो गया हो। इसी तरह इसको हम पहले एज इट इज देखेंगे और फिर इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। देखिए भाई, सबसे पहले क्या होता है? आइडेंटिफाइंग द इशू। ऑब्वियसली इशू आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर आगे पहुंचेंगे ना। ठीक है। तो इजमा का सबसे पहला स्टेप है इशू आइडेंटिफाई करना कि मसला क्या है। उसके बाद स्कॉलर्स के साथ कंसल्टेशन करना और डिस्कशन करना। ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इज्तिहाद। ठीक है। अगर आपसे प्रोसीजर ऑफ इजमा पूछा जाए ना तो एप्लीकेशन ऑफ इज्तिहाद लिखिएगा और उसके बाद जो इज्तिहाद के प्रोसीजर है ना वो अपनाइएगा, वो बता दीजिएगा उधर। ठीक है। अब इज्तिहाद के क्या प्रोसीजर है? इशू को आइडेंटिफाई करना, प्राइमरी सोर्सेज रेफर करना, कुरान और सुन्नत को रेफर करना कि ये जो मसला है ये कहाँ है कुरान और सुन्नत में। फिर उसके बाद उसूल फिक अप्लाई करना। ठीक है कि भाई कियास अप्लाई करेंगे, एनालॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करेंगे, उसी तरीके के इशू देखेंगे, फिर हम अपने उस पर पहुंचेंगे। कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस करना कि सोशल कल्चरल हिस्टोरिकल क्या कॉन्टेक्स्ट है इसका। ये डिजिटल बैंकिंग अगर हम उस पर क्वेश्चन है तो उसके फायदे क्या है, नुकसानात क्या है, और आजकल क्या हर कोई कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर ना करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। दूसरे स्कॉलर्स के साथ कंसल्ट करना, डेरिवेशन ऑफ द रूलिंग। फिर आप इस्लामिकली जो है ना उसको डिराइव करेंगे, देखेंगे कि पहले जो चीज थी उसको आज की चीज से रिलेट करेंगे और फिर अपने सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। और फिर फाइनली जो है ना वो डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट करेंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल है? हाँ, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात थी। इज ऑर्गन डोनेशन परमिसिबल इन इस्लाम? ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप इशू आइडेंटिफाई करें। ठीक है। इशू क्या है? इज ऑर्गन डोनेशन परमिसिबल इन इस्लाम?
रेफरेंस प्राइमरी सोर्सेस। ठीक है, अब वैसे सिर्फ इसमें ये प्राइमरी सोर्स नहीं रेफर की गई होगी, इसमें बहुत सारी सोर्सेज रेफर की गई होंगी, बहुत सारी पुरानी आयात को देखा गया होगा, बहुत सारी अहादीस को देखा गया होगा। लेकिन एग्जाम में आप जाहिर सी बात है इतनी सारी सोर्सेज तो नहीं कोट कर सकते ना, तो एक आध दो सोर्सेज ही कोट करेंगे ताकि एग्जामिनर को आइडिया हो जाए कि आपको प्रोसीजर ऑफ इजमा या इज्तिहाद आता है। ठीक है, रेफरिंग प्राइमरी सोर्सेज, उसमें एक प्राइमरी सोर्स लिखी है, whoever saves one life it is as if they have saved all of humanity। और दूसरी इसमें मैंने लिख दिया है, हदीस को आप एम्फेसाइज करेंगे। ठीक है, आपने प्राइमरी सोर्स रेफर की, फिर उसके बाद आपने उसूल फिक अप्लाई किए। क्यास क्या किया, स्कॉलर्स कंपेयर ऑर्गन डोनेशन टू सेविंग अ लाइफ विच इज ऑब्लिगेटरी इन इस्लाम। जिंदा किसी की भी जान बचाना इस्लाम में फर्ज है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि दूसरी जगह क्या हो रहा है, उसकी बॉडी की बेहुरमती हो रही है, और इस जगह क्या हो रहा है, बंदे की जान बच रही है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, किसी की जान बचाने के लिए ना, जान बचाने के लिए तो शराब पीना भी हलाल है। ठीक है, सुना होगा आपने। अगर आपके पास पीने की और कोई चीज ना हो, पानी वानी, अगर आप की बिल्कुल मरने जैसी हालत हो रही है तो शराब पीना उस केस में हलाल। अच्छा, मसलहा पब्लिक इंटरेस्ट, डोनेटिंग ऑर्गन्स बेनिफिट्स सोसाइटी बाय सेविंग लाइव्स एंड रिड्यूसिंग सफरिंग। ठीक है, मसलहा की क्या डेफिनेशन थी, पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये पब्लिक के बेहतरी के लिए है, ओवरऑल सोसाइटी के लिए बेहतर है किसी अच्छे बंदे की जान बचाना, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट इस तरह अप्लाई होगा, उसूल फिक इस तरह अप्लाई होगा। इस्तेहसान, द ग्रेटर गुड ऑफ सेविंग लाइव्स आउटवेज कंसर्न अबाउट बॉडीली इंटेग्रिटी। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं, आपको समझ आ गई होगी। कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस किस तरह होगी, या मुजतहिद किस तरह कॉन्टेक्सचुअल एनालिसिस करेगा। ऑर्गन डोनेशन इज अ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस दैट अलाइंस विद इस्लामिक वैल्यूज ऑफ कंपैशन एंड सेविंग लाइव्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कंसल्टेशन विद अदर स्कॉलर्स, स्कॉलर्स कंसल्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स एंड अदर ज्यूरिस्ट्स टू इंश्योर द रूलिंग इज वेल इन्फॉर्म्ड। हाँ, अगर आप किसी मेडिकल डिसीजन पे बात कर रहे हैं तो आप मेडिकल एक्सपर्ट्स को कंसल्ट करेंगे ताकि आप असली मसला समझ सकें। अगर आप कोई फाइनेंशियल चीज पे फतवा देने लगे हैं तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को आप इन्वॉल्व करेंगे, फिर आप जो है ना किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। और अब तो इस्लाम में ना कैटेगराइजेशन भी हो गई है, जैसे कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनको फाइनेंस पे उबूर हासिल है, तो वो फाइनेंस की फील्ड में ज्यादा फतवे देते हैं। ठीक है, वो फिर मेडिकल फील्ड को थोड़ा सा उस पर मतलब अपना ओपिनियन देने से शायद रिफ्रेन करते हैं, या उसके लिए अलग एक्सपर्ट्स हैं, इस्लामिक एक्सपर्ट्स ही हैं जिनको मेडिकल की नॉलेज अच्छी है, वो ज्यादा अथॉरिटी होंगे मेडिकल के ओपिनियंस पे अपना फतवा देने के लिए। ठीक है, तो ये डिवीजन भी है इस्लाम में, तो ये भी एक मॉडर्नाइजेशन का पॉइंट है। Derivation of the ruling, organ donation is permissible and encouraged as an act of charity provided it is done with the consent and does not harm the donor। अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं, बंदे को हार्म नहीं पहुंच रहा, जो कि इन मेनी केसेस नहीं पहुंचता। अच्छा, ये सिर्फ डेड बंदे के लिए नहीं है, जो जिंदा बंदा है उसके लिए भी, जो अभी बात ऊपर डिस्कस हुई थी ना, अगर उसको सिग्निफिकेंट हार्म नहीं पहुंच रहा, मतलब जाहिर सी बात है आपको तो अगर कट भी लगे, खून भी निकले थोड़ा सा, तो भी हार्म पहुंच रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंट या लाइफ थ्रेटनिंग हार्म नहीं पहुंच रहा, तो ये अलाउड है। अच्छा, फाइनली फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर से हम आते हैं दोबारा अपने उसमें। प्रोसीजर ऑफ इजमा क्या है, मसला देखा, कंसल्टेशन और डिस्कशन की, एप्लीकेशन ऑफ इज्तिहाद की। ठीक है, इज्तिहाद के ये सारे पॉइंट्स हो गए। उसके बाद कंसेंसस रीच किया, क्योंकि इज्तिहाद सिर्फ आपने नहीं किया, इजमा में तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इज्तिहाद किया, और फिर सबने मिलकर डिस्कशन की, और फिर एक कंसेंसस पे आप पहुंचे, और फिर फाइनली उसे डॉक्यूमेंट कर दी। ये इजमा का प्रोसीजर है। कितने स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। प्रोसेस आइडेंटिफाई किया, कंसल्टेशन एंड डिस्कशन की, इज्तिहाद हर किसी ने अप्लाई किया, हर किसी ने जब आप इज्तिहाद अप्लाई किया उसके बाद कंसेंसस पे पहुंचे, उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट किया। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, आइडेंटिफिकेशन, कंसल्टेशन, एप्लीकेशन ऑफ इज्तिहाद। एप्लीकेशन ऑफ इज्तिहाद पे जब आप आएंगे ना, तो ये वाली बातें भी आप सारी लिख सकते हैं उसमें। अगर आपसे प्रोसीजर ऑफ इज्तिहाद पूछा गया है सिर्फ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 चीजें लिखेंगे, और अगर आपसे इजमा के लिए पूछा गया है तो इजमा में ये 5 चीजें, और एप्लीकेशन ऑफ इज्तिहाद का जब सब पॉइंट है तो उसमें ये चीजें लिख दीजिएगा।
ठीक है, आपका सवाल बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने आपको दो दी हुई है। एक तो ये ऑर्गन डोनेशन वाली, और एक ये फिर मैंने क्रिप्टो करेंसी पे एक एग्जाम्पल दी हुई है। अच्छा, ये बड़ी सिंपलिस्टिक एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्रिप्टो वाली यार मुझे डर लग रहा है मैं हटा ही दूं आपको, फिर ट्रेडिंग ही ना शुरू कर दें, क्योंकि बहुत लिमिटेड स्कोप में इसको अलाउ किया गया है। तो चलें, हटाते नहीं है। मैं कुछ सवाल पूछे हुए हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डिस्पैरिटी, बहुत सवाल पूछे हुए हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हराम है, हाँ। लेकिन सर अभी लास्ट वीक डॉटर ने अपने फादर को लिवर डोनेट किया, शी कुड नॉट सर्वाइव आफ्टर 1 डेज उसकी डेथ। अब यार देखें, इसमें ना डॉक्टर की भी तो वो इन्वॉल्व है ना। मतलब अब फर्ज करेंगे, अगर हर 10 केसेस में 8 केसेस में डेथ हो रही हो ना, फिर इसको इस्लामिक स्कॉलर्स रिव्यू करेंगे कि हाँ भाई ये वाकई में अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है उनके सामने तो स्टेटिस्टिक्स होंगे ना, कि भाई 100 में से अगर किसी एक बंदे की डेथ हो रही है, और वो भी इसलिए हो रही है कि डॉक्टर्स ने उसमें ड्यू डिलिजेंस नहीं अप्लाई की, तो इस पे तो आप फिर नहीं रोक सकते ना, क्योंकि बाकी 99 केसेस में तो जान बच रही है ना अगले की। तो ये भी आप इसमें देखेंगे। यार इज्तिहाद को फतवा नहीं बोल सकते, इज्तिहाद के रिजल्ट में हम फिर फतवा देते हैं। इज्तिहाद तो ये एक्सर्शन और एफर्ट है, ये सब कुछ करने की जो हम कर रहे थे। अच्छा, ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक भी हो गया प्रोसीजर ऑफ इज्तिहाद वाला। इज्तिहाद की इंपॉर्टेंस भी हो गई। अब हम कंडीशंस फॉर बीइंग अ मुज्तहिद करते हैं। ये पास्ट पेपर्स में सवाल आया है, पिछले 8 सालों में नहीं आया, जब सिलेबस चेंज हुआ था उससे पहले ये सवाल आता था। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कर लेते हैं। अच्छा, एक मुज्तहिद कौन होता है? वो बंदा जो इज्तिहाद के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अगर वो इज्तिहाद के लिए एलिजिबल नहीं है तो वो इज्तिहाद नहीं कर सकता। लेकिन इज्तिहाद के लिए एलिजिबल होने के लिए उसको क्या क्या चीजें चाहिए, वो ये चीजें हैं। सबसे पहले तो उसको अरेबिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अगर उसको अरबी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो मुज्तहिद नहीं बन सकता। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक वर्ड है कवामुना, ठीक है। कवामुना का मत, एक वर्स है उसमें ये इस्तेमाल हो रहा है, मैन आर कवामुना ओवर वुमेन बिकॉज अल्लाह हैज गिवन देम, बिकॉज अल्लाह हैज गिवन सम ऑफ देम मोर देन अदर्स, एंड बिकॉज दे स्पेंड फ्रॉम देयर वेल्थ। अच्छा, मैन आर कवामुना ओवर वुमेन। अब कवामुना का क्या मतलब है? देखिए, कवामुना का एक मतलब तो यह है सुपीरियर और डोमिनेंट। तो अगर हम इसमें रिप्लेस करें, अच्छा कवामुना अरेबिक लफ्ज है, यहाँ पे वो अंग्रेजी का लफ्ज था, उसको हटा के मैंने ना कवामुना यूज किया ताकि आपको समझा सकूं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कवामुना की जगह सुपीरियर यूज करें या डोमिनेंट यूज करें, तो फिर क्या होगा? मैन आर सुपीरियर टू वुमेन या मैन आर सुपीरियर ओवर वुमेन। तो यार ये तो जेंडर इक्वालिटी कहाँ गई? मतलब इस्लाम बराबरी की बात करता है, ये सारा कुछ ये कहाँ गया? ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे कि इसका और क्या मतलब है। द वर्ड कवामुना कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड कमा, which means to stand or to take care. It implies responsibility and guardianship, not superiority or dominance. अगर मुज्तहिद को, जो इज्तिहाद कर रहा है बंदा, उसको ये डिफरेंस ना पता होता ना, तो चांसेस ये थे अगर वो डिक्शनरी खोल के देखता, हाँ भाई कवामुना का क्या मतलब है, सुपीरियोरिटी, मतलब मर्द को औरत पे सुपीरियोरिटी हासिल है हर केस में, ये उसका फतवा हो जाता। ठीक है, लेकिन इस आयत में कहा क्या गया है कि मर्द को औरत के ऊपर फजीलत, मतलब उस सेंस में नहीं हासिल, उसको उसका केयर टेकर बनाया गया है। अब एग्जैक्टली मुझे अंग्रेजी का लफ्ज नहीं याद आ रहा कि इसके ऊपर किसको रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में आप तफसीर पढ़ें, किसी की भी तफसीर पढ़ लें, वहां पे उन्होंने टू टेक केयर ऑफ वाला जो सेंस है ना, वो इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? मर्द को औरत का ख्याल
रखने के लिए उसको जो है ना, मतलब ये फौकियत अदा की गई। ठीक है, आपने बताया था सर पहले इस वर्ड्स के बारे में। हाँ, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्कुल ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अगर अरेबिक का नहीं आइडिया होगा उसे, तो फिर इसको ना जेंडर इनइक्वालिटी की तरफ लोग ले जाएंगे, इसको ऑपरेशन ऑफ वुमेन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अरेबिक का इस्तेमाल आना एक मुजतहिद को लाजमी है। अच्छा, एक और है, हाँ, कमांड ओवर कुरान भी होनी चाहिए। अच्छा, क्यों होनी चाहिए? देखिए, अगर कोई मुजतहिद नहीं है, या अगर कोई इस तरीके का मुजतहिद है जिसको कमांड ओवर कुरान नहीं है, तो फिर वो इस आयत को किस तरह इंटरप्रेट करेगा? दे आस्क यू अबाउट वाइन एंड गैम्बलिंग, वो तुमसे पूछते हैं शराब और जुए के बारे में। से इन देम देयर इज अ ग्रेट लॉस एंड येट सम बेनिफिट फॉर पीपल, तो कह दो उनसे कि इसमें नुकसान है और कुछ फायदा है लोगों के लिए, बट देयर लॉस इज ग्रेटर देन देयर बेनिफिट, लेकिन नुकसान ज्यादा है फायदे से। अब मुझे ये बताएं, क्या इसमें शराब को हराम करार दिया गया है? नहीं करार दिया गया। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि भाई शराब इसलिए नहीं कंज्यूम करनी चाहिए क्योंकि उसमें, देखिए, पहले तो बताया गया शराब में फायदा और नुकसान दोनों है, लेकिन उसमें नुकसान ज्यादा है। लेकिन आप कंप्लीटली हराम तो नहीं कह रहे ना। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसको कुरान की बाकी वर्सेस का नहीं पता या अहदीस का नहीं पता, तो वो तो कह देगा ठीक है भाई, शराब हराम नहीं है, शराब ठीक है, नुकसान है, मतलब ज्यादा नुकसान है, ठीक है, लेकिन फायदा भी है। ठीक है, लेकिन नुकसान ज्यादा है, तो चलो ठीक है, कंज्यूम कर लो, कोई बात नहीं है, अब हराम तो नहीं है, थोड़ा फायदा है, लेकिन ठीक है, हम थोड़े फायदे में खुश हैं, और ज्यादा नुकसान है तो चलो अल्लाह खैर करे। ठीक है, अगर कोई नाउज बिल्ला जिसको नॉलेज नहीं है, वो इस पे इसको हलाल भी करार दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी को नॉलेज है, तो उसको ये पता होगा ये आयत उस टाइम पे नाजिल हुई थी जिस वक्त शराब हराम नहीं करार दी गई थी। ठीक है, और उसके बाद फिर इस आयत पे आएगा वो, ओ यू हु हैव बिलीव डू नॉट अप्रोच प्रेयर व्हाइल यू आर इंटॉक्सिकेटेड अंटिल यू नो व्हाट यू आर सेइंग। फिर सेकंड स्टेज क्या थी? पहली स्टेज थी जो मैंने आपको बता दी, सेकंड स्टेज क्या थी? नमाज के दौरान जो है ना, वो शराब के लिए मुमानियत, मतलब मुमानियत की गई नमाज के दौरान। फिर थर्ड स्टेज क्या थी? कंप्लीटली उसको जो है ना वो मना कर दिया गया कि हाँ भाई अब हराम है। इस तरह ओ यू हैव बिलीव्ड इंडीड इंटॉक्सिकेंट्स, गैम्बलिंग, stone altars to other than Allah, and divining of arrows are but defilement from the work of Satan. So avoid it so that you may be successful. और इसके बाद फिर आगे आयत आती है, तो इस आयत ने फिर उसको हराम करार दिया। तो एक मुजतहिद के लिए, इज्तिहाद करने वाले के लिए ये लाजमी है कि उसको कुरान की अच्छी नॉलेज हो, कॉन्टेक्सचुअल नॉलेज हो, हिस्टोरिकल नॉलेज हो, ताकि उसे पता हो कि भाई वो जो आयत मैंने पढ़ी है वो तब नाजिल हुई थी जब शराब हराम नहीं करार हुई थी, इसके बाद शराब हराम करार दे दी गई। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हो गई। अच्छा, ये तो ब्लैंक है स्लाइड्स। अच्छा, खैर मेरे ख्याल से फिर ये कोई कॉपी करने में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है। इसमें बाकी तीन चार और कंडीशंस थी, वो चले मैं आपको वर्बली बता देता हूँ, मैं फिर प्रेजेंटेशन देख लूंगा वो कहाँ है। मैंने असल में एक दूसरे लैपटॉप पे काम किया था, वहां से फिर ये वो फाइल कॉपी हो गई जो कि मैं शायद अपडेटेड नहीं था। चले मैं आपको बता देता हूँ, छह सात कंडीशंस है एक मुजतहिद के लिए कि उसको ये चीजें आनी चाहिए, तब इस चीज पे कमांड हो तब वो एक मुजतहिद कहलाएगा। तो मैंने आपको बता दी, एक कमांड ओवर अरेबिक लैंग्वेज, फर्स्ट है मॉडर्न नॉलेज, हाँ, एक कमांड ओवर अरेबिक लैंग्वेज, एक कमांड ओवर कुरान, एक कमांड ओवर सुन्नत। सुन्नत की एक एग्जांपल अभी जो मुझे याद आ रही है वो ये थी कि मसा का मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है सेक्सुअल टच, एक होता है इसका फिजिकल टच। फिजिकल टच से जो है वो वजू नहीं टूटता, सेक्सुअल टच से वजू टूट जाता है। ठीक है, तो अगर एक मुजतहिद को इस चीज की नॉलेज नहीं होगी,
तो फिजिकल टच में भी वो कहेगा कि भाई वजू करना लाजमी है। ठीक है। तो आपका एक मुज्तहिद होने के लिए ये लाजमी है कि आपको अरेबिक की भी नॉलेज हो, आपको कुरान की भी नॉलेज हो, आपको सुन्नत की भी नॉलेज हो। अच्छा, इसके बाद जो है ना, आपको पहले जो इजमा हो चुके हैं उनकी भी नॉलेज हो। अगर उनकी नॉलेज नहीं है, फिर तो आप या तो दोबारा सारी मेहनत करोगे, ये जो प्रोसीजर ऑफ मैंने इज्तिहाद बताया, प्रोसीजर ऑफ इजमा बताया, ये सारा प्रोसीजर करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इस मेहनत के लिए आपको महीने लग जाएंगे। ठीक है, वो सारा क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इसमें तो पहले इजमा हो चुका है। आपको तो ये पता ही नहीं कि क्रिप्टो करेंसी तो हलाल करार दे दी जा चुकी है। मतलब 100 साल बाद अगर वो हलाल करार दी जाए, या चलो लाउड स्पीकर का तो इस्तेमाल हलाल है। अब वो बंदा इज्तिहाद कर रहा है, फिर वो सारी सोर्सेस देख रहा है। अगर उसको यही नहीं पता कि भाई इस पे तो इजमा हो चुका है कि ये हलाल है या फोटोग्राफी हलाल है, ठीक है, तो आपको पहले सारे इजमा का भी पता हो। अच्छा, अब आपके अंदर कियास करने की भी एबिलिटी हो, आपको कियास करना आता हो, ये भी एक कंडीशन है एक अच्छा मुजतहिद होने या एक मुजतहिद होने की। अब कियास की आप फिर एक एग्जांपल जो हमने ऊपर लिखी थी ना, वहां से एक एग्जांपल उठा लीजिएगा कि ये कियास होता है और इस तरीके से उसको कियास करना आना चाहिए। अच्छा, फिर इसी तरह उसको नॉलेज ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। अदर सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ कौन से? उर्फ हो गया, इस्तेसान हो गया, इस्तिदलाल हो गया, शरह मिन कबलिना हो गया। ये सारी ऐसी सोर्सेज हैं जिसकी नॉलेज उसको होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा इज्तिहाद कर सकेगा। इसकी भी आप एग्जांपल्स ऊपर वाली उससे कोट कर दीजिएगा। मैंने भी जो वो स्लाइड बनाई थी उसमें ऊपर से एग्जांपल्स उठा के नीचे लिख दी थी। ठीक है, आप जाहिर सी बात है बार बार अब नई एग्जांपल्स तो नहीं वो याद करेंगे ना। ठीक है। दूसरी क्या नॉलेज है, किसी ने अभी यहाँ पे कोट की थी, उसको पता होना चाहिए कि करंट सिनेरियो क्या है, प्रेजेंट इकोनॉमिकल कल्चरल पॉलिटिकल सेटिंग क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जिस तरह हमने अभी वो उसकी एग्जांपल दी थी कि इस्लामिक बैंकिंग क्यों जरूरी है। अगर वो इस चीज को ही नहीं समझ रहा कि अगर इसको हराम करार दे दिया तो मुसलमान कितना पीछे हो जाएंगे, उसको ये चीज समझ होनी चाहिए और इसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए फिर वो अपनी एफर्ट करें। ठीक है, ये 7 क्राइटेरिया थे। और फाइनल जो एक 8वां क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि भाई उसको मतलब उसका मॉरली कैरेक्टर बहुत अच्छा हो, और वो जस्टिस को अपहोल्ड करने वाला हो, उसकी नीयत साफ हो, मतलब इस तरह की सारी वो चीज है ना। तो वो मैं आपको वो स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा। बेसिकली मतलब ये टॉपिक था। तो हमारा सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ कंप्लीट हो गया, हमारा इज्तिहाद इजमा वाला टॉपिक कंप्लीट हो गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब हम क्या करेंगे कि मस्ट हैव मॉडर्न नॉलेज। हाँ हाँ, मॉडर्न नॉलेज बिल्कुल होनी चाहिए, नहीं तो फिर काम खराब हो जाता है, नहीं होता काम। अच्छा, अब हमने प्रोसीजर ऑफ इजमा वगैरह के लिए सेलिएंट फीचर ऑफ इस्लामिक सिस्टम। अच्छा, इसमें जुडिशियल सिस्टम की हमारी 2 3 4 स्लाइडें रह गई थी, वो हम कर लेंगे। सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, ये और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये 4 5 सिस्टम्स हैं जो कि हम करेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर 6 और 7 कंप्लीट हो जाएगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव में ना ये चैप्टर 6 भी आ ही जाता है। ठीक है, इसको हम इसमें एक दो चीजें और भी हम कर लेंगे अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड। फिर चैप्टर 6 और 7 हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। पूरी कोशिश है इस वीक तो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद 4 और 5 रहता है। 4 और 5 थोड़ा सा ट्रिकी है चैप्टर, उसमें अलग अलग तरीके के सवाल आ जाते हैं, मॉडर्निज्म पे सवाल आ जाते हैं, करंट अफेयर्स रिलेटेड सवाल आ जाते हैं। तो उसके हम पास पेपर्स करने की कोशिश करेंगे, और कुछ जो टॉपिक्स हैं वो भी करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हमारा रैप अप हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, थक गए यार। चलिए एंजॉय करें आप फिर अब। सर आप कब से पढ़ा रहे हैं यार? आपको कब से लग रहा है? अभी तो मैं 1 घंटे से ही पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे से ज्यादा हो गए। और यार, यार ईयर्स वेयर्स मैंने मतलब रैंडमली पढ़ाया है। मतलब कि आ, मैं मेरी इस्लामाबाद में पोस्टिंग थी, और तब कोई फैमिली कमिटमेंट्स नहीं थी एज सच। तब मैंने काफी पढ़ाया था। इससे पहले मैं एक जगह एयरपोर्ट मैनेजर था, लाड़काना में।
2 एयरपोर्ट्स का चार्ज था मेरे पास, वहां भी एज सच फैमिली कमिटमेंट्स नहीं थी, तो वहां भी मैंने पढ़ाया था। यूनिवर्सिटी है ज़ेबस्ट, वहां पढ़ाया था, ऑनलाइन पढ़ाया था। तो मतलब जब थोड़ा सा मतलब पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। जिस तरह पिछले 2 साल मेरी बहुत हेक्टिक पोस्टिंग रही थी, समझे कि ना होने के बराबर पढ़ाया था, इस तरीके से है। लेकिन पढ़ाया मैंने सिर्फ सीएसएस से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत मैंने जीआरई के लिए स्टूडेंट्स को गाइड किया है, इसके अलावा मैंने वैसे टीचिंग वगैरह नहीं कराई। ठीक है यार, जेंडर स्टडीज और इसका जब मैंने किया तो फिर हम करेंगे। थैंक यू यार। सर क्वेश्चन, एक सेकंड, क्या सवाल है? सर क्वेश्चन था, बाहर से सीएसएस तो बहुत ही आला लग आला लगता है, सर्विसेज में आने के बाद कैसा लगता है? यार मैंने कुछ जॉब्स की हुई हैं, मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, मैंने मल्टीनेशनल्स के साथ काम किया है, मैंने ऑयल एंड गैस सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनीज के साथ काम किया है, सिविल एविएशन में भी इससे पहले जॉब थी, मैं एयरपोर्ट मैनेजर भी रह चुका हूँ 2 एयरपोर्ट्स का। तो यार सिविल सर्विसेज के अपने बेनिफिट्स हैं, इस पे तो डिटेल में लेक्चर दिया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है मतलब आपको क्या चाहिए। मतलब हर बंदे को उस तरह की चीजें नहीं पसंद आती, हर बंदे को मतलब कुछ लोगों को। अब क्लास वैसे खत्म हो गई है, आप लोग जा सकते हैं। एक सेकंड, मैं